आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2। कौन सा है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया था, यूनिट फर्स्ट में थे हम। हमने क्या क्या पढ़ लिया था सेल बायोलॉजी में? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेल क्या होती है ये पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस पढ़ा था। बैक्टीरियल सेल का डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में आया था, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट किया। उनके डायग्राम से डायग्राम बना के, उनको टेबल बना के हमने डिफरेंशिएट किया था कि हाँ ये इसमें ये प्रेजेंट होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है जो कि साइटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा के जा रही है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन्स की, फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है। उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था हमने, एम्फीपैथिक को रूल को फॉलो कर रहा था, ठीक है। बहुत से मॉडल्स दिए थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो हमने पढ़े, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडल दिए थे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे बेस्ट था, यूनिवर्सल था, उसके बारे में हमने पढ़ा। किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने के बाद में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स के पढ़ने के बाद में आज हम क्या पढ़ेंगे? इसका फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? क्या पढ़ा था हमने सेल मेम्ब्रेन में? ये क्या होते हैं? थिन होते हैं, थिन लेयर होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, लिविंग होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, ठीक है। एक्सटर्नल कवरिंग होती है, सेल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा के जाती है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के जाती है। बाकी अदर सब्सटेंसेस से, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उससे प्रोटेक्शन करती है। और क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही है कि आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है, कोई सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? एंडोऑस्मोसिस कर रहे हैं, एक्सोऑस्मोसिस कर रहे हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो ये हम एक एक करके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हम आज पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? क्या होता है एंडोसाइटोसिस? जो हम एनगल्फ कर रहे हैं, मतलब कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई सब्सटेंसेस है, कोई भी सब्सटेंसेस है, इसको क्या करना है? एंडोसाइटोसिस करना है, मतलब कि अंदर की तरफ लेना, सेल के अंदर पहुंचाना। तो ये क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन करेगी। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? इस सब्सटेंसेस को अंदर लेगी, ठीक है। और क्या करेगी? एंडोसाइटोसिस करेगी, सेल्स के अंदर ये सब्सटेंसेस को अंदर लेके आएगी। कोई भी तत्व होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन इसको अंदर लेके आएगी, मतलब कि एंडोऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस करेगी, ठीक है। जो भी होगा तत्व, उसको क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, अधिग्रहित करेगी, ठीक है। और क्या करेगी? इस तत्व को सेल के अंदर लेके आएगी। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एंडोसाइटोसिस। क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। और फिर बाद में एंडोसाइटोसिस में दो टाइप के होते हैं। एंडोसाइटोसिस को भी कितने टाइप में डिवाइड किया है? दो भागों में विभाजित किया है।
एंडोसाइटोसिस को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्या है, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा क्या है, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस वो होता है अगर कोई सब्सटेंसेस जिसको एनगल्फ करना है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में, तरल पार्टिकल्स है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर कोई सब्सटेंसेस लार्ज सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एंडोस्मोसिस कर रहा है, उसको एंडोसाइटोसिस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का दो हो गए, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एंडोसाइटोसिस। क्या करके जा रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या है, कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी सब्सटेंसेस है, उसको क्या कर रहा है, एनगल्फ कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर ले रहा है, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। तो ये क्या है, कोशिका अनेक तत्वों को माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसाइटोसिस के द्वारा अधिग्रहित करती है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अनेक तत्वों को, सेल मेम्ब्रेन अनेक तत्वों को एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर लेती है, मतलब कि अधिग्रहित करती है, मतलब कि ग्रहण करना, क्या करती है, अंतर्ग्रहित करती है, मतलब कि अंदर लेती है। क्या है एंडोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है कि कोई भी तत्व है बाहर, कोई भी सब्सटेंसेस है, उसको क्या कर रही है, अंदर ले रही है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस को दो भागों में विभाजित किया गया, वो कौन से हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, जो कि लिक्विड सब्सटेंसेस को अंदर लेते हैं, उसको क्या बोल दिया, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस वो है जो कि लार्ज सब्सटेंसेस है, सॉलिड फॉर्म में, उसको अंदर ले रही है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको क्या बोला, उसको बोला फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस दो टाइप के हो गए, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। इसे दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस हम लेते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या है, अगर सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में हो, और उसे अंतर्ग्रहित किया गया हो, मतलब कि अंदर किया गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस किसको बोलना है, लिक्विड फॉर्म में कोई सब्सटेंसेस
अंदर लिया है, मतलब कि उसको ग्रहण किया, तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जिसको लार्ज सब्सटेंसेस है उसको क्या किया, अंदर लिया, मतलब कि ग्रहण किया, उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो अभी हम पिनोसाइटोसिस पढ़ते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि ये सब्सटेंसेस है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्या है, कोई सब्सटेंसेस है, तो उसको क्या करेंगे, अंदर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको अधिग्रहित करेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या अपनी स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली, क्या कर लिया, इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली, और ये क्या हुआ, ये सब्सटेंसेस पहले क्या है, सेल मेम्ब्रेन न्यू थी, इस तरह से थी सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंसेस है, उसको अंदर ले जाना, मतलब कि अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये क्या होगी, ये मेम्ब्रेन इस तरह से फॉर्मेशन में आ जाएगी, और ये सब्सटेंसेस इसके अंदर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, फिर एंडोसाइटोसिस होगा, इसमें जो मेम्ब्रेन है वो अंदर इन्वेजिनेट होगी, और क्या होगी, अलग होगी, एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगी, और उसके अंदर क्या लेंगे, अपना लिक्विड सब्सटेंसेस रहेगा, उसको क्या होगा, फिर फैगोसोम बोलेंगे, उसको फैगोसोम बोलेंगे, पिनोसोम बोलेंगे, सॉरी, पिनोसाइटोसिस है तो पिनोसोम बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस है तो क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। तो ये पिनोसोम्स होगा, वो क्या होगा, वापस इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वापस जो डेसिकेशन होगा, मतलब कि वेस्ट मटेरियल होगा, वो वापस सेल मेम्ब्रेन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये लार्ज सब्सटेंसेस है, इसमें क्या हुआ, इन्वेजिनेट होके ये सेल अलग हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से अलग हो गई। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स है। ठीक है, इसको क्या बोला, पिनोसोम, क्या बोलेंगे, पिनोसोम। अब पिनोसोम में क्या होगा, पिनोसोम में होगा ये एब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब कि कोई भी लिक्विड अंदर गया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया, अब क्या होगा, उसकी प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में जो वेस्ट होगा, रेसिड्यूज, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेसिड्यूज का क्या होगा, वापस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जाना है। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा, इसका क्या होगा, पिनोसोम्स लिक्विड्स, इसका क्या हो गया, प्रोसेस हो गई, मतलब कि पिनोसोम जो कि अगर सेल्स के अंदर आया उसका यूज हो गया, यूज होने के बाद में क्या हुआ, जो बचा उसको क्या बोलेंगे, रेसिड्यूज। अब रेसिड्यूज को क्या करेंगे, सेल के अंदर तो रख नहीं सकते, अब उसको क्या करेंगे, सेल के बाहर वापस भेजेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेंगे, इस रेसिड्यूज को वापस सेल के बाहर भेजेगी, तो क्या होगा, वापस इन्वेजिनेशन होगा, इन्वेजिनेशन होने के बाद में क्या होगा, ये डेफिकेशंस होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में वापस इन्वेजिनेशन किया, इन्वेजिनेशन करके ये जो रेसिड्यूज है उनको क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। ठीक है, बाहर भेजने से ये क्या है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस थे, पिनोसोम्स में जो एनगल्फ करने के बाद में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस थे उनको क्या कर दिया, वापस बाहर भेज दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, डाइजेशन। ठीक है, पहले क्या हुआ, पिनोसोम्स में लिक्विड सब्सटेंसेस आया, लिक्विड सब्सटेंसेस आने के बाद में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद में इस लिक्विड
सब्सटेंसेस में वो अनगल्फ करने के लिए इसने इमेजिनेशन किया। ठीक है, इमेजिनेशन करने के बाद में सेल मेम्ब्रेन ने इसको अलग कर दिया। यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन आ गई थी और इसके अंदर ये सब्सटेंसेस आ गए। इसको क्या बोला? पिनोसोम बोला। अब पिनोसोम में क्या किया हमने? पिनोसोम ने सेल में क्या किया? इस जो लिक्विड सब्सटेंसेस को अंदर लिया है, उसका कुछ यूज होगा, जो भी यूजफुल होगा उसको एब्जॉर्ब करना होगा, कुछ भी करना होगा, डाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? यूज किया। फिर बाद में जो बचा हुआ है रेसिड्यूज, उसको सेल मेम्ब्रेन के वापस बाहर भेज रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में वापस इमेजिनेशन हुआ और ये वापस बाहर चला गया। तो ये तो हो गया एंडोसाइटोसिस। और ये जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं उसको एक्सोसाइटोसिस बोला, और जो अंदर आ रहे हैं उसको बोला एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ से जो यूज हुआ, यूज जाने के बाद में जो बचा उसको क्या करना है? एक्सोसाइटोसिस करना है। सेल के अंदर रख नहीं सकते, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, सेल के अंदर नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे? बाहर भेजेंगे। बाहर भेजेंगे तो क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये किसका है? पिनोसाइटोसिस का आ गया। अब फैगोसाइटोसिस अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा? फैगोसाइटोसिस अगर यहाँ होगा तो क्या होगा? सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं फैगोसाइटोसिस। डी लिखते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होगा? फैगोसाइटोसिस में यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंसेस है और यहाँ पर फैगोसाइटोसिस में क्या आएगा? फैगोसाइटोसिस में आएगा कि यहाँ पर कोई सॉलिड और लार्ज सब्सटेंसेस है, लार्ज साइज का कोई फूड है, उसको क्या किया? एंगल्फ किया सेल मेम्ब्रेन में। एंगल्फ करने के बाद में क्या होगा? जैसे कि अमीबा है, ये अमीबा की सेल है, ये क्या है? अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है। यहाँ पर उसने कुछ फूड दिया, लार्ज फूड सब्सटेंसेस है, या फिर लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने सेल की कंफर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन की कंफर्मेशन में चेंज करेगा और क्या करेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका फूड सब्सटेंसेस आएगा और क्या होगा? ठीक है, ये अमीबा है, इसने क्या किया? एंगल्फ किया है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिया है, फिर बाद में क्या किया? इसको सेल मेम्ब्रेन में लिया, ये इसने सेल के अंदर ले लिया फूड पार्टिकल्स। पहले तो क्या हुआ? अमीबा है, मूव कर रहा है इस तरह से, इसकी सेल मेम्ब्रेन की कोई स्ट्रक्चर है नहीं, सेल मेम्ब्रेन ये मतलब कि इसकी कोई शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है, इर्रेगुलर शेप है। कोई फूड सब्सटेंसेस आया, उसको लिया, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन को इस तरह से इमेजिनेट कर लिया और क्या किया? उसको अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद में क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया, डाइजेशन किया उसका। डाइजेशन करने के बाद में क्या हुआ? डाइजेशन करने के बाद में ये जो रेसिड्यूज बचेगा, ठीक है, रेसिड्यूज बचे, इनको क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस करेगा, वापस बाहर भेजेगा, तो क्या होगा? ये सेल के बाहर वापस चले जाएंगे। वही है ना, उसी तरह से करेगा, वही इमेजिनेट करके, वही वैसे करके वापस क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस कर देगा। तो इस तरह से क्या किया इसने? फूड को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद में क्या किया? एनगल्फ करने के बाद में किया उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में किया, उसमें डाइजेशन किया, यूज किया उसका, और जो रेसिड्यूज बचा उसको वापस एक्सोसाइटोसिस कर दिया। तो ये क्या है? यहाँ पर हमने मान लिया ये लार्ज फूड सब्सटेंसेस क्या है? ये लार्ज फूड सब्सटेंसेस। और ये क्या है? यहाँ पर पिनोसोम्स था, तो यहाँ क्या होगा? फैगोसोम्स होगा। तो ये क्या है?
फैगोसोम्स, ठीक है, फैगोसोम्स है। अब फैगोसोम्स में क्या हुआ, डाइजेस्टिव हुआ, फिर डाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, डाइजेस्टिव होने के बाद में वैक्यूल्स के अंदर आया, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव होने के बाद में क्या होगा, वापस एक्सोसाइटोसिस होगा, बाहर जाएगा वापस, ये जो रेसिड्यूज बचा है उसको वापस बाहर भी तो भेजना है, सेल के अंदर तो रख नहीं सकते, तो इसमें क्या होगा, वापस बाहर जाएगा। वापस बाहर जाने के लिए जो रेसिड्यूज बॉडी बचेगी, डाइजेशन होने के बाद में जो रेसिड्यूज बचेगा, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करना है, सेल के बाहर भेजना है। सेल के बाहर भेजने के लिए क्या करेंगे, वापस इन्वेजिनेशन होगा, कहाँ की तरफ, बाहर की, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगा, ठीक है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगी, ये क्या होगा, सब्सटेंसेस जो भी होगी, रेसिड्यूज होंगे, वो सेल के बाहर चले जाएंगे। सेल के बाहर चले गए, अब क्या हुआ, ये डाइजेशन हो गया, सेल के बाहर चले गए, मतलब कि क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हो गया। एंडोसाइटोसिस हुआ, फूड एंगल्फ करके क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में हमने क्या लिया, लार्ज फूड सब्सटेंसेस लिया, मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज फूड सब्सटेंसेस सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड के अंदर है तो इसको क्या बोला, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि कोई भी है, सेल्स वगैरह, WBC है या फिर कोई भी है, बैक्टीरियाज आए, बैक्टीरियाज को क्या करेगा, बैक्टीरियाज को एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करने के बाद में क्या करेगा, कोई भी फूड सब्सटेंसेस, एज ए फूड सब्सटेंसेस आएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को खाता है, तो बैक्टीरिया को अंदर एनगल्फ करने के बाद में क्या करेगा, बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद में उसका डाइजेशन करके उसका रेसिड्यूज होगा, मतलब कि फैगोसाइटोसिस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन का रोल है, वही इमेजिनेट हो रही है, वही अंदर जा रही है, सेल मेम्ब्रेन इसको कवर करके रख रही है, उसको पिनोसोम्स बोला, ठीक है, उसी के अंदर वापस एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। तो ये किसमें कौन हेल्प कर रहा है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करके जा रही है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा। अब सेकंड फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस की क्या होता है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, किसका क्या हो रहा है, कि किस तरह से हमने उसको एक्सोसाइटोसिस किया, मतलब कि कोई भी सेल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को सीक्रेट कर रही है, मतलब कि यूरिया को सीक्रेट कर रही है, यूरिया बना रही है, सेल के अंदर यूरिया प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसको उसी के अंदर, सेल के अंदर रहने देंगे, नहीं ना, उसको तो बाहर भेजना है, एक्सक्रीट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस है, उसमें कौन हेल्प करेगा, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करेगी। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो भी यूरिया वगैरह जो भी सब्सटेंसेस है उसको क्या करेगी, बाहर भेजेगी, किस तरह से, वही इमेजिनेट करके। तो ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का डेफिनेशन हम देखते हैं, ये हो गया पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या है, सेकंड है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर पाई जाने वाली, बनने वाली, सेल के अंदर बनने वाली नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस
या हार्मफुल केमिकल्स एक्सेट्रा को क्या करती है, को बाहर एक्सक्रीट करती है। किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बन रहा है, हार्मफुल केमिकल्स बन रहा है, ठीक है, और क्या क्या बन रहा है, और है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, कुछ रेसिड्यूज फॉर्म हुए जो कि अनवांटेड रेसिड्यूज, यूरिया, ठीक है, यूरिया को क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। तो एक्सक्रीट करने के लिए क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस करेगा। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इमेजिनेशन होगा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। उसको क्या बोला, एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस होने के बाद में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में कोई इमेजिनेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन में बैठी, ये लिपिड है, ठीक है, इस तरह की बायलेयर होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बायलेयर है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये प्रोटीन्स की लेयर, प्रोटीन्स फॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरह के क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने कुछ भी सब्सटेंसेस है, चाहे से गैसेस ले लो, अल्कोहल ले लो, ग्लूकोज ले लो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस यहाँ हो सकता है, वो अगर उसको यहाँ पर क्या करना है, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल है कि वो किस तरह से इसे ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। सेल मेम्ब्रेन में किसका रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का हम पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है सेल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्टेशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि जब एटीपी का यूज में ना लेके, कोई भी एनर्जी यूज में नहीं आ रही है, उसको कुछ भी यूज में नहीं आ रहा है कि हाँ हमें कोई एनर्जी मिलेगी, कि एनर्जी का यूज में लेंगे जिसकी वजह से एटीपी यूज आएगी, और एटीपीएस से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के उस पार पहुंचाया जा सके, क्या उसको एनर्जी को यूज में लिया जा सके, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी को यूज में लिए ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज में आता है, मतलब कि एनर्जी यूज में आती है, उसकी एनर्जी यूज में आएगी, और एनर्जी वो एनर्जी क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन के इस पार सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। तो जिस जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूज में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी का यूज में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होगा, बिना एनर्जी का यूज में लिए सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के, मतलब कि क्रॉस, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के उस पार पहुंचाया जाता है इन और आउट किया जाता है, ठीक है। बिना एनर्जी का यूज किए
सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी मैटर है, ठीक है। तो मैटर को क्या किया है? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? बिना एनर्जी का यूज किए सब्सटेंसेस या फिर मैटर को सेल के अंदर या बाहर पहुंचाने का काम करता है। पहुंचाने में सेल मेम्ब्रेन का यूज में आता है। क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन का यूज में हो रहा है। बिना एनर्जी का यूज किए सब्सटेंसेस या मैटर, सॉलिड, गैस, लिक्विड कोई भी हो सकता है, उसको सेल के अंदर या बाहर पहुंचाने में सेल मेम्ब्रेन का यूज में होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का यूज में आ रहा है। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन का। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि सब्सटेंसेस सॉल्वेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, वो सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन यूज में आता है? ट्रांसपोर्ट और कैरिंग में यूज में आएगा, जो हम अभी पढ़ेंगे डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर। पहले हम देखते हैं कि ये इसको टेबल के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा कि या तो वो हो सकता है पैसिव या हो सकता है वो एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? ये पैसिव है, ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, और डिफ्यूजन में हम देखेंगे अब सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और अब पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफ्यूजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के हैं, एक तो है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? सोडियम प्लस के प्लस पंप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर सोडियम कहाँ जा रहा है? सोडियम अंदर बाहर की तरफ जा रहा है, पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब कि क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीन है जब
सब्सटेंसेस मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जब कोई मैटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है बिना एनर्जी का यूज में आए, तो उसको क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर कोई भी सब्सटेंसेस है वो लो कंसंट्रेशन, जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत कम है, वहां से हाई कंसंट्रेशन जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई उसकी कंसंट्रेशन है, वहां मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी का यूज में लेके, मतलब कि एनर्जी का यूज में लेके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। मतलब लो कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत कम प्रेजेंट है, और जहाँ पर वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वहां मूव कर रहे हैं इसके एनर्जी की हेल्प से। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जब substances high concentration से लो concentration में मूव करते हैं बिना एनर्जी का यूज किए, बिना एनर्जी और एटीपी का यूज नहीं किए, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोला? जब सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है, बिना एनर्जी का यूज किए, विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी का यूज नहीं किए, कहाँ मूव कर रहे हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं जब सब्सटेंसेस सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, जब सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी और एटीपी कंज्यूम करते हैं, तो उसे पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोला? जब सब्सटेंसेस लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करते हैं और क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस में एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी यूज नहीं आ रही है, एनर्जी का यूज में लेके लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन का, कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन की प्रोसेस पढ़ेंगे हम इसमें, डिफ्यूजन क्या होता है, और हम साथ साथ में पढ़ते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम ऑस्मोसिस क्या होता है।
मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन करके हम इसको डिफाइन करेंगे कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। अगर हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें इसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है? ठीक है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिक्विड है, इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर कोई दूसरे सब्सटेंसेस है, जैसे कि वाटर के अंदर डस्ट ले लिया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। या फिर कोई भी केमिकल ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? जो लिक्विड सब्सटेंसेस है उसको हमने क्या बोला? लिक्विड सॉल्यूशन, उसको हमने बोला सॉल्वेंट, और जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसको हमने बोला सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं, हमने देखा सॉल्यूट क्या होता है, अब सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ डिफ्यूजन में सॉल्वेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो मूव करेंगे। कहां से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। ठीक है, क्या देखेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा? सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये हमने देखा कोई सेल मेम्ब्रेन। यहां पर क्या है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कहां हाई है कहां लो है बताना मुझे। देखो कहां हाई है तो कहां लो है? कहां हाई है? इस साइड में हाई है और इस साइड में क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो क्या हुआ? डिफ्यूजन क्या होता है? कहां से मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो ये कौन से हो सकते हैं? या तो गैस भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ठीक है, तो इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो ये कहाँ मूव करेंगे? यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल मेम्ब्रेन में ही यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सिर्फ यही मूव करते जाएंगे। इन्हें ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें थोड़ी पता है कि हाँ हमें यहाँ मूव करना है, दिखाई थोड़ी दे रहा है इन्हें, आंखें हैं इनकी, आंखों से दिखाई दे जाता नहीं नहीं हम यहाँ पे बहुत सारे हो गए, हमें वहां जाना है, उस मेम्ब्रेन के उस पार जाना है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या करेंगे? बहुत सारे हैं तो क्या होगा? मूव करेंगे तो कॉलिजन होगा, मतलब कि एक दूसरे से टकराएंगे भी ज्यादा, मतलब कि जहां पर भीड़ भाड़ होती है, ठीक है, वहां टकराते हैं वगैरह, बहुत ज्यादा होता है, रश हो जाता है एकदम। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा रश हो गया, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं,
ये क्या करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज्यादा टकराएंगे, कॉलिजन क्या होगा, उसी को बोलते हैं कॉलिजन। तो कॉलिजन क्या होगा, हाई होगा। तो कॉलिजन क्या होगा, यहाँ कॉलिजन होगा हाई। अगर कॉलिजन हाई होगा मतलब कि टकराएंगे ज्यादा, तो क्या मूव ज्यादा कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, ये मूव्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो टकराएंगे ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा तो इस तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ पे स्पेस ज्यादा दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पे भी कम है, लेकिन कुछ तो टकरा रहे होंगे। टकराव से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, 3 मॉलिक्यूल यहाँ है और 1 मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यहाँ रहेगी, इतने सारे यहाँ आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या कर गए, लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर गए, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर गए। एनर्जी की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। इसमें क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, जो कि क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। और क्या था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, हाई होगा। डिफ्यूजन भी हाई होगा, डिफ्यूजन हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रही है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा डिफ्यूजन की प्रोसेस कैसे हो रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, कॉलिजन होगा, टकराएंगे, मूव करेंगे तो कॉलिजन होगा, टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, इस तरफ ज्यादा मूव करेंगे, ठीक है, और इस तरफ कम मूव करेंगे। 5 इस तरफ है, 1 इस तरफ आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो ये टकराते टकराते क्या होगा कि ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम आ गई, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम आ गई। तो क्या होगा, अब ये एक जगह अपनी जगह रहेंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक जाएगा तो यहाँ पर वापस एक आ जाएगा, यहाँ पर दो जाएंगे तो यहाँ पर 2 वापस आ जाएंगे। तो क्या होगा, इक्वल रेट के अंदर डिफ्यूजन होगा। मतलब कि क्या आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम की कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन 0, मतलब कि डिफ्यूजन रेट 0 होगा। यहां भी मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उतने मॉलिक्यूल्स वहां मूव कर रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। तो क्या है, इसका रेट क्या निकलेगा कि जितने यहाँ मूव कर रहे हैं उतने ही वहां मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, 0 मॉलिक्यूल्स नहीं यहाँ पर बढ़े नहीं यहाँ पर कम हुए, तो क्या होगा, 0 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा, 0। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, डिफ्यूजन की प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस में जाते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या है, ये मेम्ब्रेन जिसको हमने बोला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियो के अंदर। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो रहा है, वो सेलेक्ट कर रही है कि किस सब्सटेंसेस को, किस मॉलिक्यूल्स को उसको है ना ट्रांसफर करना है और किसे बाहर भेजना है, किसको
किसको अंदर लेना है और किसको बाहर भेजना है सेल के, तो वो क्या है, सेलेक्ट करनी है। तो उसको क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरी तरह से परमिएबल नहीं है कि हाँ जो भी मॉलिक्यूल्स आया उसको भेज दिया ट्रांसफर होता जा रहा है, नहीं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। किस मॉलिक्यूल्स को उसको ट्रांसफर करना है उसी को ट्रांसफर करेंगे। अगर सेल के बाहर यूरिया है, हार्मफुल केमिकल्स है, तो उसको अंदर लेगी, नहीं लेगी, क्यों, क्योंकि वो बॉडी को हार्म हो जाएगा। तो ये क्या करती है, सेलेक्ट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट के अंदर मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा। कहाँ मूव करा है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करा है, मतलब कि कंसंट्रेशन जहां पर हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट में हम बोल सकते हैं। क्यों, यहाँ पर सॉल्वेंट हाई है तो ये क्या करेगा, हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें, हम इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। ये क्या करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है वो हम ऑस्मोसिस में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए साथ में लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ हायर सॉल्वेंट, जहां पर सॉल्वेंट हाई है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वेयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन अगर हम ये भी ले सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ही मूव होगा इन लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है कहां पर, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ, हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूव हो रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है हायर सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है, और क्या हो रहा है, लो सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ, किसका, सॉल्वेंट का मूव हो रहा है। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव हो रहा है सॉल्वेंट, सॉल्यूट का, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट हमने बताया अभी क्या होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट का, लो सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर इस प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को लाने के लिए जो प्रेशर को यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किसे बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके अंदर लो मतलब कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आती है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लाने के लिए जो प्रेशर का यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
और क्या देखेंगे, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ क्या पढ़ेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर कोई सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपोप्रोटीन्स की बनी है, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, क्या होता है इसमें, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से, ये मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर बताई थी तो हम क्या बताए थे, ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, लिपिड्स के बने हुए होते हैं और लिपिड की बाय लेयर होती है, ठीक है, इस तरह से लिपिड की बाय लेयर है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बताया था कि ये लिपिड्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, हेड और टेल। हेड किसका बना हुआ था, हेड बना हुआ था हाइड्रोफिलिक का, और टेल किसका बना हुआ था, हाइड्रोफोबिक का। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब बताया था मैंने, हाइड्रोफोबिक का नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगना, यहाँ पर क्या है, पानी अनऑर्गेनाइज फॉर्म है, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो मूव कर पाएंगे नहीं, यहाँ पे नीचे नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या मॉलिक्यूल्स हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही मूव कर पाएंगे, तो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है, आसानी से मूव कर जाएंगे, ठीक है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से आराम से मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, इसमें गैसेस है, कोई भी गैस है वो क्या करेगी, आसानी से मूव कर जाएगी सेल के अंदर, क्यों, क्योंकि वो नॉन पोलर है, पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है उसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो गैसेस क्या होगी, आसानी से मूव कर जाएगी, इथेनॉल है, ये क्या होगा, सेल के अंदर आसानी से मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, गैसेस हो सकती है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ड्रग्स हो सकते हैं, जो भी हम ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो सेल के अंदर आसानी से मूव कर जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ड्रग्स होती है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, नॉन पोलर, उसका टेल किसका है, नॉन पोलर है, तो वो आसानी से मूव करेगा, ठीक है। और क्या है, गैसेस है, इथेनॉल है, ड्रग है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है लिपोफिलिक, जो भी लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो आराम से मूव कर जाएंगे, लिपोफिलिक जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, लिपिड से मिलकर बने हुए, वो क्या करेंगे, आराम से मूव कर जाएंगे, वो क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आराम से मूव कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर है और ये मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर है, तो वो आराम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोलर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो मूव कर गए, अब पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे मूव कराएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी तो जरूरी है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर या फिर कैरियर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है, ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ट्रांसपोर्टर और कैरियर प्रेजेंट रहेगा, इसको क्या नाम देंगे, ट्रांसपोर्टर और कैरियर, जो कि क्या करेगा, ग्लूकोज को कैरी करेगा और उसको अंदर की तरफ पहुंचाएगा। जहां कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का हाई रहेगा वहां से ग्लूकोज से बाइंड करेगा और क्या करेगा, मूव करेगा, अंदर की तरफ पहुंचाएगा। तो ये प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्टर है, कैरियर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अगर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए अलग कैरियर होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और अगर किसी और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है तो उसके लिए अलग ट्रांसपोर्टर होगा। तो अलग अलग ट्रांसपोर्टर होंगे हर सब्सटेंसेस के लिए। तो वो क्या होगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर कराना है, ग्लूकोज को ट्रांसफर कराना है तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज आके बाइंड करेगा, ग्लूकोज आके बाइंड करेगा और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स इस तरह से आ जाएगा और ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो गया और उसको बाहर पहुंचाना है, ठीक है, तो बाहर पहुंचाने के लिए क्या करेगा, ये फिर से बाइंड करेगा ग्लूकोज से और क्या करेगा, इस तरह से ग्लूकोज को बाहर पहुंचा देगा। तो ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर, कैरियर और ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, कैरियर और ट्रांसपोर्टर की मदद से पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराना, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कराना, पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कराना विद द हेल्प ऑफ, इसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टर एंड कैरियर की हेल्प से। तो इसको क्या बोला हमने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टर और कैरियर की मदद से पोलर मॉलिक्यूल्स को एंटर और एग्जिट करना क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसको क्या बोला हमने, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टर और कैरियर की मदद से पोलर मॉलिक्यूल्स को एंटर या फिर एग्जिट कराना सेल के, इसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये क्या है, इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो क्या है, वो तो आराम से ऐसे मूव कर जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि वो होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर की बनी हुई होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। इसलिए क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स उसमें उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ कैरियर और ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कौन सा आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये सेल है, सेल है, इसके अंदर क्या है, ये किसी मीडियम के अंदर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, हाइपोटोनिक के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा, मतलब कि सॉल्वेंट अंदर मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर हाई है और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन लो है और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस था कि हायर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है कहां पर, लो सॉल्वेंट की तरफ। जैसे कि बाहर कोई सेल है ना, इसके अंदर सेल के बाहर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा, ठीक है, और सॉल्यूट कम है, मतलब कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, और क्या है, बहुत सारा पानी पानी है। तो क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, अंदर लेगा, क्यों, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट की हाई है, और क्या है, अंदर क्या है, लो है, तो वो क्या करेगा, एंडोऑस्मोसिस करेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, मतलब कि ये सेल के अंदर लेगा। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सेल के अंदर लेता जाएगा। अब अंदर लेने से क्या होगा, अंदर लेने से क्या होगा कि है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारा अंदर आता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, सेल फूल के गुप्पा होगा, ठीक है, फूल गई, बहुत ज्यादा फूल गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस होता जा रहा है, सॉल्वेंट यहाँ से भी आ रहा है, 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 और क्या हो गया, फूल हो गई, एकदम फूल के गुप्पा सी हो गई, और क्या हो गया, ब्रस्ट हो गई, बहुत सारा पानी अंदर चला गया, ठीक है, और क्या हो गया, सेल ब्रस्ट हो गई, ब्रस्ट हो गई, सेल मेम्ब्रेन इसकी रप्चर हो गई, इसमें क्या हो गया, सेल लाइसिस, इसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस, मतलब कि मूव कहाँ कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर हाई है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जहां सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, वहां सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां गया, लो कॉन्सेंट्रेशन में गया। अब क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है, निकल लिया, यहाँ पर क्या है, सेल प्रेजेंट, इसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर हाई, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हाई है और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, और बाहर क्या है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन लो है और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट का मूवमेंट, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करने के बाद में क्या होगा, सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बाहर क्या है, बहुत कम है, तो क्या करेगा, सेल के अंदर से बाहर वाटर मूव जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा, तो क्या होगा, सेल वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर गए, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एक्सोऑस्मोसिस, मतलब कि बाहर जा रहा है, ठीक है, तो बाहर जाने से क्या होगा, बाहर जाने से क्या होगा, सेल
सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या था, बाहर की तरफ मूव हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रीनेशन। क्या बोलेंगे, क्रीनेशन। मूव कर गया, सेल क्या हो गया, एकदम सारा पानी तो निकल गया उसका, एकदम बाहर चला गया, बाहर मूव करता जा रहा, मूव करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कम है सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई से किस में जाएगा, लो में जाएगा। तो वो क्या होगा, मूव करता जाएगा और वो सेल की इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, मतलब कि क्रीनेशन हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सॉल्यूशन है, ये सेल है, यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, मतलब कि यहां पर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये अगर बाहर जा रहा है तो कुछ अंदर आ रहा है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। तो वो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पर क्या हो रहा है, नेट मूवमेंट उसका जीरो आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है देखा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी की हेल्प से। किसमें जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हम एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेल है, सेल है, क्या होता है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और बाहर क्या है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई है। अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर यूज में आएंगे। ठीक है, चैनल, यहाँ पर ये चैनल है। ठीक है, ये क्या करके जा रहा है, इसको हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें एटीपी का यूज में आ रहा है। किसका यूज में आ रहा है, एटीपी का यूज में आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन में है। यहाँ क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लो कंसंट्रेशन, बाहर से लो कंसंट्रेशन है, वहां हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो पोटेशियम आयन है वो क्या करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। 2K मतलब कि 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, और बाहर क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है लो, यहाँ पर क्या है, लो सोडियम की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ क्या जा रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाहर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन में पोटेशियम अंदर जा रहा है हाई कंसंट्रेशन की ओर एटीपी की हेल्प से, और क्या हो रहा है, जो सोडियम है अंदर लो है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है सोडियम की,
तो वो क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, किसकी हेल्प से, एटीपी की हेल्प से। तो इसको क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब वो किस तरह से मूव करता है वो हम देखते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ क्या है, ट्रांसपोर्टर या फिर चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, चैनल प्रेजेंट है यहाँ पे जो कि टेट्रामर फॉर्म में होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है आउटसाइड, ये क्या है इनसाइड। इनसाइड कंसंट्रेशन किसकी हाई है, इनसाइड कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन की हाई है, और किसकी लो है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन लो है। तो सोडियम क्या होंगे, 3 आयंस, 3 मॉलिक्यूल सोडियम के यहाँ पर आके अटैच होंगे, और क्या करेंगे, और होगा यहाँ पर एटीपी का वो सिंथेसिस होगा, एटीपी का यूज होगा, ठीक है, एटीपी यूज होगा। तो इसमें क्या होगा, एटीपी का यूज में आएगा। ये क्या है, चैनल है, चैनल के ऊपर आयंस जाके बाइंड किए, बाइंड करने के बाद में क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो है ना एस्पार्जिनिन प्रेजेंट होता है, वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, इसके अंदर एस्पार्जिनिन प्रेजेंट है जो कि फॉस्फोराइलेट हो जाता है। फॉस्फोराइलेट होने की वजह से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, पहले ये फॉस्फोराइलेट नहीं है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये क्या होगा, एस्पार्जिनिन है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, सोडियम है वो इस तरह आ जाएगा, मतलब कि 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, बाहर की साइड में चले गए। अब क्या होगा, ये यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है, ये है एस्पार्जिनिन फॉस्फोराइलेट। अब क्या होगा, बाहर क्या है, बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन लो है, तो 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम आयन के आगे बाइंड होंगे, और क्या करेंगे, और फॉस्फेटेज होगा, यहाँ से फॉस्फेट रिमूव होगा, और क्या होगा, ये चैनल है इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ जाएंगे। ये क्या है, चैनल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप, इसके अंदर क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हुआ कि 3 सोडियम आयन बाहर चले गए, और क्या हुआ, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ गए, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की मदद से। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के साथ साथ में दूसरा मॉलिक्यूल से मूव कर जाता है। कैसे, कैसे मूव करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से मूव कर रहा है, और क्या होगा, उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी मूव कर जाएगा। इसमें क्या होगा, विदाउट एटीपी का यूज जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सोडियम आयन लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, चैनल क्या हो रहा है, सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। अब क्या होगा, जब ये इसी चैनल के थ्रू, इसी के चैनल के थ्रू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में, वो जाके बाइंड कर जाएगा, और जब ये सोडियम आयन यहाँ मूव करेगा तो ग्लूकोज भी क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा,
मतलब कि साथ साथ में मूव करना, इसका फायदा इसने भी उठाना। तो ये क्या है, सेकेंडरी वेक्टर ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं यूनिपोर्ट क्या होता है, सिंपोर्ट क्या होता है और एंटीपोर्ट क्या होता है। यूनिपोर्ट क्या है, कोई भी चैनल है वहां से एक बार कोई मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि सोडियम, उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और क्या है, ये कोई चैनल है, यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सोडियम मान लो या फिर ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपोर्ट। सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चैनल है मेम्ब्रेन के ऊपर, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर मान लिया H प्लस मूव कर रहा है और यहाँ पर मान लिया सोडियम मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। दो तीन ट्रांसपोर्ट हो गए, कौन सा, यूनिपोर्ट, सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यूनिपोर्ट। सिंपोर्ट क्या है, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्ट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमने थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इसका पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला। थर्ड हमने देख लिया, फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, एक्सोसाइटोसिस, सेकंड फर्स्ट एंडोसाइटोसिस, सेकंड एक्सोसाइटोसिस, थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ वाला। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ वाला है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट करेगी कि किसे ट्रांसपोर्ट करना है, अंदर की तरफ किसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, यूरिया है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर तो रहेगा नहीं, उसको एक्सक्रीट करना है बाहर की तरफ, तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव कराएगी, हार्मफुल केमिकल से उसको बाहर की तरफ मूव कराएगी, मतलब कि बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो वो सेलेक्ट करेगी, सब्सटेंसेस को क्या करके जा रही है, वो सेलेक्ट करके जा रही है, सेलेक्ट करके वो ट्रांसफर कर रही है। तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तीन तरह के मेम्ब्रेन हो सकते हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल में क्या है, कोई भी आ रहा जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी मूव हो सकता है, मेम्ब्रेन के आर पार कहीं भी कोई भी मूव कर सकता है, वो है परमिएबल, जो कि सेल वॉल है, ठीक है। और क्या है, इम्परमिएबल, दीवार है, कोई मूव नहीं कर सकता, न सॉल्यूट न सॉल्वेंट, न इस तरफ कोई मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या है, इम्परमिएबल, ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स को कि किसे अंदर भेजना है, किसे बाहर भेजना है, तो ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिफ्थ हम पढ़ते हैं, फिफ्थ है सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कि अगर कोई सेल है, इसके बाहर क्या है, कोई भी वायरस वगैरह प्रेजेंट है, मतलब कि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या करेगी, ये उसको रिकॉग्नाइज करेगी, रिकॉग्नाइज करके क्या करेगी, इमेजिनेट करके उसको अंदर लेगी, अंदर लेने के बाद में क्या करेगी, लाइसोसोम्स के थ्रू
या फिर फेगोसोम्स के थ्रू उसको क्या करेगी, किल करेगी बैक्टीरिया को। तो इसने ना रिकॉग्नाइज किया है सेल्स ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है कि बाहर जो फूड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है या फिर कुछ भी प्रेजेंट है उसका यूज में क्या लेना है, कोई केमिकल्स है, केमिकल्स को ले लिया ऐसा तो होगा नहीं, तो वो क्या कर रही है, सेल रिकॉग्नाइज कर रही है कि किस सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कराना है। तो इसमें क्या हो गया, सेल रिकॉग्नाइजेशन। तो सेल रिकॉग्नाइज कर रही है तो सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प होगा, ठीक है। सेल रिकॉग्नाइजेशन क्या करेगी, इंजेस्ट करेगी, इंजेस्ट करने के बाद में किसी भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको इंजेस्ट करेगी, इंजेस्ट करने के बाद में क्या करेगी, मैक्रोफेज को देगी, मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, मतलब कि उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेल रिकॉग्नाइजेशन का वर्क कर सकती है। क्या कर सकती है, सेल रिकॉग्नाइजेशन का वर्क कर सकती है। अब सिक्स क्या है, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिज, सॉरी सेल ऑर्गेनेलिज का बायोजेनेसिस करती है। सेल ऑर्गेनेलिज का बायोजेनेसिस कैसे कर रही है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और उसमें क्या हुआ, कुछ सेल्स इस तरह से इन्वेजिनेट होगी, क्या होगी, ये अलग हो गई और इसने क्या क्या फॉर्मेशन कर दिया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। तो क्या किया इसने, सेल ऑर्गेनेलिज का फॉर्मेशन किया। सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसने क्या किया, इन्वेजिनेट किया, इन्वेजिनेट करने के बाद में क्या किया, अपने इस पार्ट को अलग कर दिया, अलग करने से क्या हुआ, ये प्लाज्मा ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकती है, सेल ऑर्गेनेलिज का बायोजेनेसिस कर सकती है, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलिज को बना सकती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो बाहर क्या बनाने जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज का फॉर्मेशन कर रही है, मतलब कि इसका जेनेसिस कर रही है, उसको प्रोड्यूस कर रही है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। अब सेवंथ फंक्शन हम पढ़ते हैं, सेवंथ फंक्शन में है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि उसको अंदर ले लेगा। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसके कोई है ना मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से बाइंडेड फॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया कुछ सब्सटेंसेस, तो ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन का वर्क कर सकता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया इसका सेवंथ फंक्शन। अब क्या है, ये क्या प्रोवाइड करा के जा रहा है, शेप प्रोवाइड करा के जा रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है, सेल है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसकी कोई शेप होगी, उसकी कोई सपोर्ट होगा कि हाँ किस शेप का बनना है उसे, ठीक है। तो ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रहा है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करवा के जा रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के जा रही है। और नेक्स्ट है ट्रांसमिशन।
ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसमिशन कर रही है नर्व इम्पल्स का। जैसे कि यहाँ पर कोई सेंसेशन हुआ, किसी ने टच किया उंगली को, तो क्या होगा, नर्व्स के थ्रू जाएगा। ये हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कि कोई भी टच हो रहा है, यहाँ कोई सेंसेशन हुआ और क्या हुआ, करंट लग गया। करंट लग गया तो क्या होगा, जल्दी से जाएगा और ब्रेन की तरफ जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, नर्व से जाएगा। नर्व इम्पल्स करेगा तो वो कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ट्रांसमिशन करेगी नर्व इम्पल्स को भेजने के लिए ब्रेन की तरफ। जैसे कि कोई आराम से खेल रहा है एकदम, या फिर कोई बुक पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ही गंभीर स्थिति में एकदम बहुत ही ज्यादा उसी में डूब गए पढ़ाई के अंदर। ठीक है, पढ़ाई के अंदर डूब गए, उसके अंदर बना बुक पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने मच्छर वगैरह, किसी ने मॉस्किटो ने काट लिया, काटा तो क्या होगा, सीधा हाथ वहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन में हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा और फिर बाद में क्या होगा, उसको या तो मच्छर मार देंगे या फिर उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नर्व्स है। यहाँ से उसने काटा और वो क्या हो गया, नर्व्स के थ्रू, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, ट्रांसमिट किया नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर किया और ब्रेन की तरफ पहुंचा और ब्रेन ने एक्शन दिखाया कि हाँ इस तरफ काटा है, किसी ने, मच्छर ने या फिर किसी ने भी काटा। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये किसने किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये इस तरह से नर्व की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरी नर्व इस तरह से क्या है, ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब कि कोई भी इम्पल्स है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखते हैं हार्मोन रिसेप्शन। हार्मोन रिसेप्शन में क्या है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, किसके लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए। ग्रोथ हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, अगर ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है, वो इस रिसेप्टर से जाकर अटैच होगा और क्या करेगा, सेल्स में ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, तो सेल्स में ग्रोथ कर रहा है, तो ये कौन हेल्प कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है ग्रोथ हार्मोन के लिए। तो किसी भी हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसको अटैच होगा और एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, ग्रोथ, सेल ग्रोथ होगी। तो ये क्या है, हार्मोन रिसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है अलग अलग हार्मोन्स के लिए। तो किसने हेल्प किया, हार्मोन रिसेप्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमने किसमें पढ़ी, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, मतलब कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में जो H+ की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, यहाँ से लो से हाई की तरफ मूव कर रही है। और क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि कोई भी ऑक्सीडेशन फूड लिया,
उसमें पहले ग्लूकोजेनेसिस होगा, ग्लूकोजेनेसिस के बाद में क्रैब्स साइकिल आएगी, क्रैब्स साइकिल आने के बाद में क्या होगा, क्रैब्स साइकिल आने के बाद में ये ईटीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्रैब्स साइकिल के अंदर NADH बनेंगे, उससे क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H+ का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, H+ आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ATP जनरेट हो जाएगी। तो ये कौन हेल्प कर रहा है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है। इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो कैसे रही है। तो अभी हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या हेल्प कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके ऊपर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया की। तो वो किसमें हेल्प कर रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ये क्या हो गया, 11th किसमें हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रही है। और 12th आ गया एंटीजन स्पेसिफिसिटी। एंटीजन स्पेसिफिसिटी में क्या है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि एक स्पेसिफिक एंटीजन होगी, उसी से जाके बाइंड करेगा। जैसे कि आरबीसी, ये बुक में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। आरबीसी है, अगर आरबीसी के ऊपर कौन सा ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप। तो ये स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करता है, मतलब कि क्या करता है, स्पेसिफिसिटी को डिफाइन कर रहा है। एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने जा रहा है। अगर यहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ए ब्लड ग्रुप के लिए होगा। अगर यहाँ पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो बी ब्लड ग्रुप को डिफाइन करके जाएगा। किसे डिफाइन करके जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो किसको डिफाइन करके जाएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप को डिफाइन करके जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन। तो क्या बताया इसके अंदर, इसमें ये बताया है कि एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एक स्पेसिफिक एंटीजन डिटरमाइन करके जा रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटीजन को स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करके जा रहा है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है रीजनरेशन एंड रिपेयर। रीजनरेशन एंड रिपेयर, रीजनरेशन एंड रिपेयर क्या होता है, जैसे कि स्क्रैच आ गया, मतलब कि लग गई, तो जैसे स्किन रिपेयर करती है ना, क्विकली रिपेयर कर लेती है, बॉडी के ऊपर वापस स्किन आ जाती है, उसी तरह से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हेल्प करती है रीजनरेशन के अंदर और रिपेयर के अंदर। किसमें, रीजनरेशन और रिपेयर के अंदर हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके फंक्शंस। थर्ड वाला कौन सा था इसमें, ट्रांसपोर्ट का। सेकंड कौन सा था, एंडोऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, फर्स्ट एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन पढ़े इसके अंदर हमने, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिवली परमिएबल और बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेज, सेल रिकॉग्नाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
हार्मोन रिसेप्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंटीजन स्पेसिफिसिटी एंड रीजनरेशन एंड रिपेयर। ये हो गया, क्या हो गया, फंक्शंस हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो आज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंक्शंस पढ़ लिए, उसके अंदर ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन पढ़ लिया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया और सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि कौन सा पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।